पिछली कक्षा में हम लोग ब्लड के विषय में चर्चा कर रहे थे, जानने की कोशिश थोड़ा बहुत कि आखिर ये रक्त का संधान या रक्त के विषय में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आवश्यक हैं। ख़ास करके एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव जो है, जो फिज़ियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इन्हीं दोनों विषयों पे। मैंने आप सभी को बताया था कि रक्त मूलतः कोशिकाओं का एक समूह है। कुछ कोशिकाएँ मिलती हैं तो सामूहिक रूप में हम उसे रक्त कहते हैं। उन कोशिकाओं में 2 मेजर प्रकार है। प्रथम प्रकार यदि हम देखें तो प्लाज़्मा का आता है। प्लाज़्मा एक मेजर हिस्सा मेजर रोल प्ले करती है, ब्लड का तकरीबन 55% हिस्सा मेंटेन करती है। और वहीं पे अन्य बिंबाणुओं की बात करें, अन्य रुधिराणुओं की बात करें, अन्य कोशिकाओं की बात करें जो रक्त के अंदर है, तो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ये तीनों एक तरफ 45% अप्रॉक्स और 55% की प्लाज़्मा। अगर आपके शरीर से ब्लड निकाला जाए और उसको एक छोटे से ट्यूब में, नलिका में रखा जाए, तो विदिन मिनट और 2 मिनट जैसे ही वो ब्लड हिलना बंद होगा, तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो भारी तत्व है, खास करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगा और आप देखेंगे कि तकरीबन 55% या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा प्लाज़्मा का हिस्सा ऊपर सेफ रह जाएगा, जो पीले रंग का पानी युक्त पदार्थ है। प्लाज़्मा के अंदर ख़ास बात ये है कि उसमें 90% तक पानी ही पानी है और बाकी के 90-91% पानी है, बाकी के 8-9% में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जैसे प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन जैसे प्रोटीन्स जो कि ब्लड प्रोटीन के तौर पे है और साथ में कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, है ना? पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिलना, फिर आपका यूरिया और यूरिक एसिड भी उसी हिस्से में उपस्थित होता है। यानी प्लाज़्मा आपके लिए जितनी ज़रूरी है, यानी आपके वेस्ट मटेरियल को भी कैरी फॉरवर्ड करती है और साथ में आपके लिए हर उन मूलभूत तत्वों को लेके चलती है जिसके फलस्वरूप रक्त पूरा रक्त कहलाने की योग्यता धारण करता है। उसके पहले मैंने आपको टिश्यूज़ के विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं और कोशिकाओं से संबंधित भी बहुत सारी बातें, हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग ब्लड के अगले हिस्से में यानी आरबीसीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आरबीसीज़ की तरफ हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानने में बहुत दिलचस्पी होगी कि आखिर ये दुनिया रक्त पिपासु क्यों होती है? रक्त पिपासु का मतलब एक दार्शनिक विचार है कि जब भी इतिहास एक दूसरे को संजोता है तो हमेशा से रक्त की पिपासा किसी की शांत नहीं होती। आखिर ब्लड जो है वो उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि व्यक्ति उसके बिना मतलब हर व्यक्ति एक दूसरे को मार देने के लिए उत्प्रेरित हो जाता है। जैसे ही कुछ मूलभूत बातें साथ में आती हैं, जैसे धर्म, जैसे राष्ट्र, जैसे ऐसे ही 2-4 सिद्धांत हैं। इन सब में बेचारा ब्लड ही बीच में आता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं उसके उसके मांस को खा जाऊँगा, है ना? लोग बोलते हैं कि मैं रक्त पिपासु हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा और गुस्से में आते हैं तो ये बोल देते हैं कि उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा, है ना? कुल मिला-जुला के बेचारी एनाटॉमी को ही लोग प्रताड़ित करते हैं। कोई जाके फिलॉसफी को भी प्रताड़ित करो, हाँ? एनाटॉमी प्रताड़ित करते हैं आप और फिर परेशान होते हैं हमारे नेट के बच्चे कि ब्लड पी जाऊँगा, खून पी जाऊँगा। खून पी के डाइजेस्ट कर जाएगा क्या? खून पी जाएगा तो मानो आप खून पी रहे हो। कल्पना करके देखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ब्लड कंपेयर कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है और ब्लड का पीएच मान आपको पता है, एसिडिक होता है कि बेस होता है? ये भी आपको मैंने बताया है ना? वो जा रहा है फिर पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन इन सब के साथ क्रिया कर रहा है, फिर ब्लड वापस उसी फॉर्मेट में लिवर के पास पहुँचता है। कल्पना कीजिए लिवर कैसा फ़ील करेगा? अरे! ये क्या मालिक क्या खा के लाए, है ना? क्या पी के लाए? तो रक्त पिपासु होना यानी मुझे लगता है टेक्निकल रूप में ये शब्द ही गलत है। ब्लड नहीं पी सकते, है ना? तो ये एक छोटी-सी बात है। चलिए बहरहाल शुरू करते हैं अपने आज के इस उपक्रम को। हेडिंग डाल दीजिए लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी। लिखिए लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसीज़ मानव शरीर में मानव शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने वाले ऑक्सीजन कैरी करने वाले मूल कणिका के रूप में जानी जाती है। मेजर सेल के तौर पे जानी जाती है। मूल कणिका के रूप में जानी जाती है।
आरबीसीज के अंदर, आगे लिखिए, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक बिंबाणु रहता है, यानी एक हीमोग्लोबिन नाम की एक कणिका रहती है या एक पार्ट रहता है, जो जो हीमोग्लोबिन नाम का एक पार्ट है जो ऑक्सीजन कैरी करने हेतु ऑक्सीजन कैरी करने हेतु अति विशिष्ट अति विशिष्ट योगदान देता है। लिखिए, लाल रक्त कणिका, अगले पॉइंट वाइज लिखिएगा, 1 2 3 4 करके, 10 10 पॉइंट भी लिखोगे तो बहुत होगा। लाल रक्त कणिका बाई कॉनकेव कुछ उत्तलावतल स्थिति में होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड कणिका होती है, यानी कि केंद्रक विहीन, बाई कॉनकेव केंद्रक विहीन कणिका होती है। बाई कॉनकेव केंद्रक विहीन कणिका होती है, जो पुरुषों में तकरीबन 5.2 से लेके 5.8 मिलियन 5.8 मिलियन आरबीसीज प्रति म्यू लीटर, आरबीसीज पर, माने स्पेस दीजिएगा, पर म्यू, यू बनाइए, और यू का जो पहला वाला जो उसकी टांग है उसको पकड़ के नीचे की तरफ खींच दीजिए, वो म्यू बन जाएगा, म्यू लीटर। ठीक है। और महिला में 4.5 से लेके 5 मिलियन तक होती है, मिलियन तक होती है। आगे लिखिए, लाल रक्त कणिका औसतन 120 दिन तक जीवित रहती है। लाल रक्त कणिका औसतन, ऑन एन एवरेज, 120 दिन तक जीवित रहती है, 120 दिन तक जीवित रहती है। आगे लिखिए, लाल रक्त कणिका का निर्माण बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आगे लिखिए, लाल रक्त कणिका में केंद्रक केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ये तीनों अनुपस्थित रहता है, ये तीनों अनुपस्थित रहता है। इसका लाल रंग इसका लाल रंग यानी आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एचबी लिखते हैं, एचबी के कारण होता है। आगे लिखिए, जे डॉट जे डॉट स्वामेरडम स्वाममेरडम जे डॉट स्वाममेरडम एक वैज्ञानिक थे, जे का मतलब जैन, जे डॉट स्वाममेरडन नामक वैज्ञानिक ने इसे रबी ग्लोब्यूल कहा था, रबी ग्लोब्यूल कहा था। मुंह चलाते हुए अगर लिखेंगी हिना जी तो विद्या माता गुस्सा हो जाएंगी, हिना बरांगे। मैं कह रहा हूँ योग की शिक्षण के दौरान कभी भी मुंह चलाते हुए, सोते हुए, मतलब कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए और सोते हुए नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, आदत में है तो अलग बात है, लेकिन इसे परिवर्तित किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। हाँ, आगे लिखिए, सोमबरडम, इन्होंने रबी ग्लोब्यूल नाम दिया, इसका नाम रबी ग्लोब्यूल दिया। आगे लिखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने इसका आकार
एवं इसका स्वरूप बताया। इसका स्वरूप बताया। आगे लिखिए। ओटो फंकी नामक वैज्ञानिक ने, OTTO फंकी, FUNKE फंकी ने, ओटो फंकी ने लाल रक्त कणिका से हीमोग्लोबिन का संश्लेषण अलग किया, हीमोग्लोबिन का अध्ययन अलग से किया। हीमोग्लोबिन का अध्ययन अलग से किया। आगे लिखिए। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका 62% तक, 62% तक पानी, पानी वाटर, 35% हीमोग्लोबिन, 35% हीमोग्लोबिन एवं अन्य अन्य 2.5 से 3% तक में, 2.5 से 3% तक में शुगर, शुगर यानी ग्लूकोज, लिपिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, प्रोटीन, एंजाइम्स, एंजाइम्स, आयन, आयन यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन इत्यादि धारण करती है, इत्यादि धारण करती है। आगे लिखिए। लाल रक्त कणिका का कार्य, छोटी सी हेडिंग में लिख सकते हैं, बहुत बेसिक हेडिंग। लाल रक्त कणिका का कार्य, प्रथम कार्य इसका है ऑक्सीजन कैरी करना, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। ऑक्सीजन कैरी करना अति विशिष्ट रूप है इसका। दूसरा है एसिड बेस मेंटेनेंस, एसिड यानी अम्लीयता और क्षारीयता के गुण को बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना, अम्ल क्षार बैलेंस बना के रखना। ठीक है। आगे लिखिए। विस्कोसिटी को मेंटेन रखना, विस्कोसिटी को मेंटेन रखना यानी सांद्रता को मेंटेन किए रखना इत्यादि। आगे लिखिए। लाल रक्त कणिका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में, लाल रक्त कणिका को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड यानी जो ज्यादा ऊंचा रहता है ना, उसकी लाल रक्त कणिकाएं सामान्यतः ज्यादा होती हैं। हाई एल्टीट्यूड, उम्र, उम्र, लिंग अर्थात जेंडर, तापमान यानी टेम्परेचर, भोजन एवं एक्सरसाइजेज यानी आसन का अभ्यास प्रभावित करता है। ठीक। बैरोमीटर के, आगे लिखिए, बैरोमीटर के प्रेशर को में अभिवृद्धि होने पे, बैरोमीटर, बैरोमीटर जानते हैं, जो वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडल के दाब को जो चीज जो नापती है, दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? लैक्टोमीटर। वैसे ही जो वायुमंडल का दाब चेक करता है उसे बैरोमीटर बोला जाता है। तो बैरोमीटर जो चेक करता है, यदि बैरोमीटर पे हाई प्रेशर शो कर रहा है, हाई प्रेशर है बैरोमीटर में, तो आगे लिखिए, बैरोमीटर के उच्च दाब की अवस्था में, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में, फिर कॉमा शयन में, सोने के दौरान लाल रक्त कणिका संख्या में घट जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं संख्या में घट जाती हैं। आगे लिखिए। अतिशय मात्रा में वृद्धि होने पर, अतिशय मात्रा में वृद्धि होने पे
वृद्धि होने पे पॉलीसिथीमिया नामक रोग होता है। पॉलीसिथीमिया, POLYCYTHEMIA, पॉलीसिथीमिया नामक रोग होता है। और घट जाने पे एरिथ्रोपिनिया नामक रोग होता है, या घटे हुए को एरिथ्रोपिनिया भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेथीमिया और एरिथ्रोपिनिया, इसे अंडरलाइन रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो तीन प्रश्न बड़े तरीके से पूछे जाते हैं लाल रक्त कणिका से, जो हमेशा थोड़ा बहुत घुमा के, एक तो ये कि ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, प्रेगनेंसी में लाल रक्त कणिका की क्या दिशा है, क्या दशा है, हीमोग्लोबिन के विषय में थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। थोड़ा बहुत ये पूछ लिया जाता है कि यदि बढ़ जाए तो क्या होगा, घट जाए तो क्या होगा, निम्न में से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लाल रक्त कणिका में नहीं पाई जाती हैं। पूरे ब्लड से जो सबसे फेवरेट टॉपिक देखा गया है आज तक मेरे, मतलब जो मैंने एनालिसिस किया है, वो आरबीसी ही है। ब्लड में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो आरबीसी तक ही जाते हैं। प्लाज्मा तक बहुत रेयर देखा गया है, या ज़्यादा ज़्यादा प्लेटलेट्स तक पहुंच जाएंगे। आगे लिखिए। सामान्य रक्त में, सामान्य रक्त में 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होता है। 13 से 15 mg कह सकते हैं आप, मिलीलीटर 100 ml में होता है। एक आरबीसी, आगे लिखिए, एक आरबीसी, एक लाल रक्त कणिका तकरीबन 250 मिलियन, 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के अणुओं को, हीमोग्लोबिन के अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर समायोजित करके रखती है, अपने अंदर समायोजित करके रखती है। अब छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हिंदी वाले लोग इसे लिखना चाहें तो इसे रुधिर वर्णिका कहा जाता है। हिंदी में इसे रुधिर वर्णिका कह सकते हैं, अंग्रेजी में हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं, एचबी इसे सामान्यतः बोला जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन या एचबी, एचबी लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कणिका में लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला, लौह युक्त यानी आयरन ओरिएंटेड, आयरन ओरिएंटेड ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला एक धातु प्रोटीन है, धातु प्रोटीन है। लिखिए, मैमल्स में यानी स्तनपाइयों में, मैमल्स में, स्तनपाइयों में आरबीसी के, आरबीसी के तकरीबन या करीब करीब 97%, और और टोटल ब्लड के तकरीबन 35% प्रोटीन का संश्लेषण एचबी के द्वारा समायोजित होता है, समायोजित होता है। आगे लिखिए, मानव शिशुओं में, मानव शिशुओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा साधारणतया वयस्कों के तुलना में, वयस्कों के तुलना में अलग होती है, अलग होती है। आगे लिखिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लोहे तत्व पे, लौह तत्व पे, लौह तत्व पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, बस।
यानी यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, सामान्यतया ये वयस्क पुरुषों में इतना बताया, महिलाओं में ये 10 से 12 तक भी हो तो चलेगा, पुरुषों में 13 से 15 होना ही चाहिए। ठीक है? और प्रेगनेंसी के दौरान कई बार देखा गया है कि ये हमेशा घटा रहता है और सिर्फ़ हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम लोग जब टीटीसी कराते हैं प्रेगनेंसी योगा का, तो उसमें ये बात बहुत ध्यान से बताते हैं कि कभी भी जब भी आप खास करके प्रीनेटल वाले महिलाओं का केस लीजिए, तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन कम होगा ही होगा। इसके लिए जो एक इंजेक्शन लगवाई जाती है, वो 4 साढ़े 4 हज़ार रुपए में बिकती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और गवर्नमेंट में तो फ्री में ही आती है। तो क्या है कि ब्लैक कालाबाज़ारी इसकी ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला इंजेक्शन कुल मिला-जुला के फेरस यानी कि आपके अंदर लोहे की सांद्रता को, लोहे की गुणन द्विगुणन क्षमता को बढ़ाता है। तो लोहा यानी कि किसी भी माध्यम से यदि आप शरीर के अंदर व्यापक मात्रा में लोहा भेज रहे हैं, लोहे का मतलब ऐसा नहीं कि अब टीन की पूरी सरिया ही खा जाओ, है ना? सरिया नहीं खाना। लोहे की मात्रा बढ़ाने के लिए का तात्पर्य ये है कि जैसे पालक की सब्जी है, अगर आप उसे स्टील की कढ़ाई में बनाने के बजाय लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर लोहा बढ़ जाएगा, एक चीज़। सेव को लोहे के चाकू से काट के और छोड़िए जब वो काला होने लगे, यानी लोहा उसका आयरन जब ऊपर दिखने लगे, थोड़ी देर काट के छोड़ देंगे, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है? उतने में वो सेव का कटा हिस्सा काला हो जाएगा, फिर उसको निपटा दीजिए। है ना? तो वो क्या करेगा, वो आपके अंदर लोहे को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है। सेव के अंदर बहुत बढ़िया लोहा पाया जाता है, पालक के अंदर बथुआ जो है, वो कुछ प्रोटीन के साथ आपको देगा। बथुआ का जो साग है, सबसे बेहतरीन साग मैं मानता हूँ कि बथुआ है। काला चना बहुत बेहतरीन माना जाता है, और साथ में आपके ये जो लाल वाले जितने भी फल हैं, जैसे गाजर हो गया, जैसे अनार हो गया, जैसे शलजम हो गई, जैसे चुकंदर हो गया, इन सब के अंदर लोहे का गुण पाया जाता है। और इन जनरल कभी भी ऐसी अपेक्षा हो जाए कि हीमोग्लोबिन नीचे ही जा रहा है, 7 से नीचे हो गया, 8 से नीचे हो गया, और डॉक्टर बिल्कुल परेशान है, आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोहासो नामक एक आयुर्वेदिक औषधि है, लुहासो। लुहासो को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन देंगे, तो आवश्यकता से ज़्यादा लोहा बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, हीमोग्लोबिन की कमी रह ही नहीं जाएगी। लुहासो, लुहासो जब आपको इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ जाए तो, क्योंकि डॉक्टर एक बार में, एक प्रेगनेंसी में तकरीबन 3 बार ये इंजेक्शन आपको देंगे, लोहे वाला। पूरी प्रेगनेंसी में आप ये जान लीजिए, मैं कब करीब-करीब मुझे लग रहा है 4-5 डॉक्टरों के साथ मैंने कार्य किया है। हर डॉक्टर सिर्फ़ ये कहता है कि एक बार प्रेगनेंसी कवर हो जाने के बाद, यानी कि जब ये सुनिश्चित हो जाए, तो शुरुआती टीकाकरण के बाद 8वें 9वें महीने तक किसी विशिष्ट प्रकार की दवा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तविकता ये है। अब ये जो गैस की दवा देते हैं, फिर से दर्द की दवा देते हैं, हॉर्मोन्स को दबाने की दवा देते हैं, ये सब किसी न किसी प्रकार के कष्ट को बाद में जागृत करता है। जैसे जैसे होता है मूड स्विंग होना, है ना? या फिर ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। मूड स्विंग हमेशा होता है, जनरली भी होता है, किसी को आपको 2 गाली कोई दे तो आपका मूड स्विंग तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मूड स्विंग्स का मतलब ये है कि यदि आप किसी ऐसे परिवेश में स्वयं को डाल रहे हैं, जिसके खिलाफ आपको निकलना नहीं आ रहा है, यदि आप समाज में रहेंगे, तो आप कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगी कि आप परेशान होंगे। जब आपको बार-बार आप फ्री हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, तो परेशान ज़रूर होंगे। हीमोग्लोबिन और अन्य बहुत सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान वैरी करती हैं, और लाल रक्त कणिका का भी अपना उसमें योगदान होता है। तो हमें कुछ चीज़ों में ऐसे ही सोते समय होता है। कभी भी आप देखिए, आप पैथोलॉजिस्टों को देखिए, अधिकतर वो कोशिश करते हैं कि 6 बजे, 7 बजे तक ब्लड सैंपल उठा लें आपसे, है ना? क्योंकि 6-7 बजे वाला जो ब्लड सैंपल होता है, उसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत परिवर्तन होता है। भूखे पेट रहिए, वो बुरा नहीं है। कुछ चे जैसे शुगर चेक कराना है, तो भूखे पेट चेक कराइए। खाली पेट का अलग होता है, खाना खा के अलग होता है, ब्लड शुगर चेक कराना हो तो।
लेकिन सो के उठे और उठते ही ब्लड सैंपल दे दिया, तो वो गलत है। वो रिपोर्ट आपकी चेंज कर देगा। और नहीं विश्वास है तो आप ऐसे एक बार अपने ही शरीर पे ये ट्राई करके देख लीजिए। एक सेम दिन सुबह उठिए और उठते ही उसको बुला लीजिए पैथोलॉजिस्ट को, और उससे बोलिए कि ब्लड सैंपल लेके जाए। और किसी दूसरे कंपनी वाले पैथोलॉजिस्ट को बुलाइए और अपना ही ब्लड सैंपल आप शाम को दीजिए। ठीक है, वही ब्लड सैंपल। आप देखिए कि दोनों रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। होता क्या है कि एक कक्षा थी जिसे मैं योग कराया करता था, और बहुत अच्छी अच्छी क्लाइंटिंग थी मेरी उनके साथ में। और संयोग ये था कि एक दिन उन्होंने सुबह सुबह ही अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और शाम को मेरे को दिखाया। वो जिस चीज़ को मुझे दिखा रहे थे, मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं योग करा रहा हूँ। तो मुझे उस पैथोलॉजी पे भरोसा नहीं था, मुझे अपनी विद्या पे भरोसा था कि मैं इस विषय में तो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा योग काम कर रहा है। इतने दिनों से इनको कपालभाति में करा रहा हूँ और उसका ऐसा रिजल्ट हो ही नहीं सकता। मैंने फिर बोला सर एक काम करते हैं, शाम को जरा एक बार मैं पैथोलॉजिस्ट को आमंत्रित करता हूँ। और फिर पैथोलॉजिस्ट को आमंत्रित किया गया, और फिर चेकअप हुआ तो जो रिजल्ट सामने आया वो बहुत डिफर था। आप ये याद रखिए कि जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब अगर आप नाम याद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लाल लाल पैथ लैब के सारे जो मेजर शाखा थी उसी के सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो जनरल है, वो जिसकी दुकान है लाल पैथ लैब वाले की, वो तो एक फ्रेंचाइज लेके बैठा हुआ है ना। वो उसी का नाम अभी मान लो, उसी कंपनी का नाम वो कुछ और रख लेता है ना, मान लो आरोग्यम रख लेता फॉर एग्जाम्पल। तो आप नहीं कराते, आपको लगता है कि नहीं नहीं लाल पैथ लैब वाले को ही बुला लो, वो ज़्यादा बढ़िया तो करता है। कर तो वही आदमी रहा है ना। तो तात्पर्य ये है मेरा कि रिपोर्ट्स जो है वो बहुत तेज वेरी करती हैं। सोने का प्रभाव, जागने का प्रभाव, स्ट्रेस का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, और अन्य शारीरिक गतिविधि का प्रभाव, इन सब का प्रभाव आपके ब्लड टेस्ट के ऊपर बहुत तेजी से आता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव क्रिएट करती है वो है लाल रक्त कणिका। और यदि आप लाल रक्त कणिका के ऊपर अपने जीवन में प्रभाव डालना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र सुनियोजित साधन है, वो है प्राणों का आयाम, यानी कि प्राणायाम। जितनी मात्रा में आप प्राणायाम करेंगे, उतना प्राणायाम आपकी लाल रक्त कणिका के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाता जाएगा। हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा है हमारे अंदर, परंतु हम उसे उतना भी यूज नहीं कर पा रहे जितनी उसकी कैपेसिटी है। सपोज कीजिए हमारे पास अगर 12 पर 100 ml पे है, या 10 है हमारे पास, तो हम उसका भी 8 ही यूज कर पा रहे हैं, हम उसके भी 2 को फ्री छोड़े हुए हैं। बाकी 15 हो जाए तो बात ही अलग है। क्योंकि हमें धूप से एलर्जी इसलिए है कि हम धूप में काले हो जाएंगे। गोरे होके हमें कोई विश्व सुंदरी का या अखिल ब्रह्मांड सुंदर का कोई वो पुरस्कार तो देगा नहीं, है ना। लेकिन धूप में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि काले होने की संभावनाएं हैं। हम पालक इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो पता नहीं वो घास कैसी हो, है वो घास फूस थोड़ी खाना है हमें, तो पिज्ज़ा बर्गर खाने में ज़्यादा आनंद आता है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आपको लगता है कि नकारात्मकता आपके मस्तिष्क में भेजी जा रही है, इसका मतलब आप उन चीज़ों से दूर हट रहे हैं। जैसे सरसों का तेल, अब रिफाइंड जो है उसके अंदर एक सिद्धांत बनाया गया है कि ये ऑलिव ऑयल का बना हुआ फॉर्च्यून का रिफाइंड है, इसको खाते ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल शून्य। तो फिर वो तेल ही कैसा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को नकारात्मक क्यों माना। सरसों का तेल यदि शुद्ध रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा परेशानी आती, यदि आप सरसों के तेल का उचित सेवन करते तो, है ना। ऐसे ही अन्य बहुत सारी जो प्राकृतिक चीजें रही हैं, पहले के लोग कुएं के पानी को पी के 100 साल जी जाते थे। अभी आप बिस्लेरी पी रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल चिकन मिट वाली स्थिति में है, बहुत शानदार वो पानी बना के देते हैं। खास आपके यहाँ आ रहा है बिल्कुल अभी। एक एक बोतल आई है हिमालयस ब्लैक वाटर करके कोई, अभी पहाड़ों से पानी आता है, इसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। विराट कोहली बोल रहे थे कि वही पानी पीता है सिर्फ, है ब्लैक वाटर। अब बताइए क्या है वो, उसकी शक्ल देख लो, लग रहा है नाले का पानी ब्लैक ब्लैक वाटर। अब देखिएगा भाई, हमें हमारी संस्कृति हमें वो अलाउ नहीं करती। कल्चरल डिफरेंस हमारा हमारा पानी, जैसे आंध्र प्रदेश का पानी राजस्थान का व्यक्ति पिएगा तो उसके लिए हो सकता है कि उसका पेट 1-2 दिन गुड़गुड़ाए, आवाज दे,
है ना। तो संस्कृति के अनुरूप ही अपना जीवन जितना जी सके उतना जिए, ताकि आपके शरीर को उसकी आदत, धीरे धीरे परिवर्तन स्वीकार्य है, लेकिन अतिशय मात्रा में एकाएक परिवर्तन आपको थोड़ी सी पीड़ा, कष्ट, परेशानी दे सकता है। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिए, व्हाइट ब्लड सेल्स। थोड़ा सा आराम देना आप लोगों की पेन को बहुत जरूरी है ना। हाँ, कुछ कहना है, रुको। ऋत्विका कुमावत, गुरु को दे रहा हूँ तुम लोग को अधिकार। हाँ, बताइए रितिका जी, आप बोल सकती हैं आप। अगर सर एचबी अगर ज्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो ज्यादा क्यों हो रहा है मुद्दा ये है ना। अब देखो, ऐसा है, हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन की सामान्य अवस्था क्या है, कहाँ से क्यों ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑक्सी यानी आपके अंदर प्रोटीनियस पदार्थ, जिन प्रोटीन को शरीर को यूटिलाइज कर लेना था, जिस प्रोटीन को शरीर को खपा देने की क्षमता थी, वो प्रोटीन आपने यूटिलाइज नहीं होने दिया। नंबर एक, यानी बॉडी यूटिलाइज नहीं करी, कारण संख्या एक। ठीक है, दूसरा ये है, हीमोग्लोबिन दो चीजों का मेल है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है कलर, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो ज्यादा होने, कलर ज्यादा नहीं हो रहा है, यानी ग्लोबिन ज्यादा हो रही है ना। ग्लोबिन या ग्लोबुलिन या ग्लोबिन फैमिली जो है पूरी, वो अतिशय मात्रा में हो रही है। यानी कि आपके शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम कहीं ना कहीं प्रभावित है, ताकि वो उसे यूज नहीं कर पा रही। लेकिन एक और इसमें शर्त है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट देखा गया है, रेयरेस्ट कह सकता हूँ मैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तो नहीं, लेकिन रेयर होता है कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए 50 लोग बैठे हैं, तो किसी एक का भी हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ हो, ये रेयर हो सकता है। कई बार इसमें वही पैथोलॉजिक एरर देखने को मिलता है। अगर पैथोलॉजिक एरर नहीं है, वास्तविकता में एचबी बढ़ रहा है, तो बॉडी मेटाबॉलिक रेट में कार्य नहीं कर रही है, ग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, लिहाजा शरीर जो है वो प्रोटीनियस पदार्थ को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसमें लिवर का भी फंक्शन चेक होगा फिर, और जब लिवर फंक्शन टेस्ट होगा, एलएफटी होगा, तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि क्या है। इसीलिए पहले डॉक्टर सिर्फ सीबीसी बोला करते थे, लेकिन अब सीबीसी नहीं लिखते, सीबीसी के साथ में एलएफटी कर दिया, कि एलएफटी को चेक कराओगे तो सब पता चल जाएगा कि कौन तत्व कितनी मात्रा में कहाँ कार्य कर रहा है। और भी बहुत सारे इसमें टेस्ट होते हैं। सर फीमेल का अगर 12 से ज्यादा हो, जैसे 14 या हाँ 15 नहीं, के बढ़िया आसपास। है, बढ़िया है, 15 तक ठीक है, 15 तक ठीक है भाई, 15 के बाद जैसे हीमोग्लोबिन। सर मेरा 14.7 है, अभी मैंने 10 दिन पहले ही चेक करवाया था। हाँ, तो ये तो तो ये मुझे थोड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, सामान्यतः जनरली ऐसा होता है कि महिलाओं में ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कम होने का कारण पीरियड्स मानी जाती है। यदि पीरियड्स की संवहनीय शक्ति, क्षमता बिल्कुल सामान्य सौम्य है, और सारी चीजें बहुत सामान्य, जो कि रेयर, अभी आजकल तो ये पीरियड्स का भी सेक्शन ऐसा है कि जो रेयर है, हर तीसरी कन्या को पीसीओएस, पीसीओडी या इरेगुलरिटी देखने को मिल जाती है, हर तीसरी कन्या को, या चौथी कन्या कह सकते। लेकिन यदि कोई फिजिकली फिट है, और सारी चीजें उसकी नॉर्मल चल रही है, प्रॉपर मात्रा में डाइटिंग अच्छी है, अच्छे पदार्थ मिल रहे, देखो ऐसा है ना, जैसे हमारे शहर में, मेरे शहर का जो एक सेव है, वो मेरे होम टाउन के एक सेव के बराबर नहीं है। मेरे होम टाउन का एक सेव और मेरे इस शहर का यानी नोएडा का 10 सेव लगभग बराबर होगा। यहाँ का 1 किलो पालक मेरे होम टाउन के 100 ग्राम पालक के बराबर होनी चाहिए, जहाँ तक उसको देखने में लगता है। मेरे यहाँ का 100 ग्राम सरसों का तेल यहाँ 5 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप किसी ऐसे परिवेश में रह रही हो या रही हो, जहाँ भोज्य पदार्थ बहुत शानदार आता हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से जीवन आपका चल रहा है, सारी चीज़ें सौम्य हैं, तो ये रिजल्ट अपेक्षित है। लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये बहुत कम देखा गया है ऐसा, कि हाँ, किसी मेरा भी किसी 14 है। मेरा है। भी 14 है। हाँ, तो मेरा भी है। आपको तो अभी 100 वर्ष जीना है अभी अभी बिल्कुल लगे रहना है ना, 14 बना के रखिए, जितना ज्यादा हो उतना ही बेटर है। ये मैं बता रहा हूँ आपको ना, कि यदि बढ़िया है, तो आप ये सोचिए कि साक्षात ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। लेकिन अन्य, आप यहाँ अन्य महिलाएं भी बैठी हैं, सबको ये पता होगा कि सबका हीमोग्लोबिन कितना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्वेत रक्त कणिका की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। हेडिंग डाल लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स। लिखिए, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका मानव रक्त में, मानव रक्त में 5,000 से लेके 10,000 प्रति म्यू लीटर तक होती है, प्रति म्यू लीटर तक होती है।
यह रंग विहीन होती है, यह रंग विहीन होती है। जनरली, आगे देखिए, जनरली ये 13 से 15 दिन तक, 13 से 15 दिनों तक मानव शरीर में रहती है, मानव शरीर में रहती है। श्वेत रक्त कणिका के यानी WBC के प्रोडक्शन को ल्यूकोपायोसिस कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन रखिएगा, ल्यूकोपायोसिस। स्पेलिंग अगर लिखना हो तो LEUCOPOIESIS, ल्यूकोपायोसिस कहा जाता है। लिखिए, गर्भ गर्भावस्था के दौरान ये गर्भावस्था के दौरान यह लिवर एवं स्प्लीन में उत्पन्न होती है। गर्भावस्था के दौरान यह लिवर एवं स्प्लीन में उत्पन्न होती है, परंतु परंतु एडल्ट में ये लिवर स्प्लीन के अलावा, LS के अलावा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और टॉन्सिल में भी उत्पन्न हो सकती है। टॉन्सिल्स ये जो आपके गले में लटक रहा है ना एक घंटा, टॉन्सिल में भी उत्पन्न हो सकती है। बड़ी हुई WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। एवं घट जाए तो घट जाए तो इसे ल्यूकोपीनिया नाम दिया जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस एवं ल्यूकोपीनिया नाम दिया जाता है। आगे लिखिए, अतिशय मात्रा में जब बढ़ जाए, यह यदि अतिशय मात्रा में बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर का भी रूप ले लेती है। ब्लड कैंसर का, और यही सबसे संभावित कारण है ब्लड कैंसर का, ब्लड कैंसर का भी रूप ले लेती है। आगे लिखिए, इसकी अभिवृद्धि के कारण, यानी कब कब ये बढ़ती है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अभिवृद्धि का कारण स्मोकिंग यानी बहुत सिगरेट फूंकना, थायराइड ग्रंथि के रोग, थायराइड ग्रंथि के रोग, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस आर रेमोटाइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, सामान्यतः लिखिए अर्थराइटिस। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, अतिशय मात्रा में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल अस्थमा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस इत्यादि माना जाता है, स्ट्रेस इत्यादि माना जाता है। आगे लिखिए, श्वेत रक्त कणिका दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है नंबर 1 कणिका युक्त यानी ग्रैनुलर, अंग्रेजी में लिखना हो तो ग्रैनुलर और हिंदी में है कणिका युक्त। और दूसरा प्रकार है कणिका विहीन, कणिका विहीन यानी अग्रेनुलर, कणिका विहीन अग्रेनुलर। हालांकि मेरे दर्शन पे ये बात सेट नहीं बैठती है, वैज्ञानिक लोग अगर इसमें थोड़ा और प्रयोग करें तो मैं आश्वस्त हूं कि कोई तीसरा मोर्चा जरूर ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से
इस समस्त संसार में कोई भी चीज द्वैधी भाव को स्वीकार नहीं करती है, यानी द्विगुणन का रूप नहीं लेती है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल दर्शन है। यानी कोई भी चीज सिर्फ दो गुणों को लेके नहीं चल सकती है। हर चीज के अंदर कई सारे गुणों का निर्वहन देखा जा सकता है। यदि खोजा जाए, या तो कोई चीज एक गुणीय हो सकती है, सिंगल एक ही गुण हो उसके अंदर, या तो उसके अंदर बहुगुण हो सकता है। सिर्फ दो गुण हो ये संभव नहीं है। यदि वैज्ञानिक भविष्य में खोजेंगे, हो सकता है आप लोग इस बात के साक्ष्य बने। आज की 20-25 साल बाद की कोशिका के अंदर कोई तीसरा आयाम भी खोजा गया है डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो जरूर इस विषय पे चर्चा होगी। आगे लिख लीजिए छोटी हेडिंग, ग्रैनुलर। छोटी हेडिंग ग्रैनुलर यानी कि कणिका युक्त। लिखिए, ये है 3 प्रकार का होता है डब्ल्यूबीसी। जो कणिका युक्त है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये आपके डब्ल्यूबीसी में बहुत बार देखा जाता है। हाँ, ब्लड कैंसर का रीजन बता दूंगा स्पर्श जी, बताना इसमें। हाँ, ब्लड कैंसर का रीजन बताना, स्मोकिंग, अर्थराइटिस, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज। अब ब्लड कैंसर का ही मान लो, क्योंकि डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी तो ब्लड कैंसर तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी के अभिवृद्धि का कारण, इतनी जल्दी भी नहीं बढ़ जाता है, इतनी जल्दी ब्लड कैंसर नहीं हो जाता है। ये मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी के बढ़ने का कारण, कि डब्ल्यूबीसी क्यों क्यों बढ़ता है। सबसे अंदर उनके अंदर हमेशा रहता है, जो लोग सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं उनके डब्ल्यूबीसी में सामान्यतया बहुत तेजी से उछाल देखा जाता है। और जैसे ही बुखार वगैरह होता है, तुरंत डब्ल्यूबीसी गायब भी हो जाती है, भाग जाती है ना। आगे लिखिए, न्यूट्रोफिल्स। आगे दूसरा है एसिडोफिल्स, और तीसरा है बेसोफिल। अब इन सबका काम भी बताऊंगा। 3 हो गया, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। आज एक बड़ी शानदार बात आपको बताता हूँ, आप आपके नेट की परीक्षा में भी आपको काम आएगी। एक दर्शन है, एक सिद्धांत है कि सामान्यतया मछली जो है वो पेड़ पे चढ़ने की परीक्षा नहीं दे सकती, और बंदर जो है वो तैरने की परीक्षा नहीं दे सकता। जैसे ABCD है, जो अंग्रेजी भाषा की मूल है, बुनियाद है, ABCDE, ये शब्दावलियां अंग्रेजी में टॉप पे आती हैं, है ना। लेकिन इन्हीं शब्दावलियों को, इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं अक्षरों को अगर आप गणित में जाके ढूंढते हैं 1 2 3 में, तो ये A पहली बार 1000 की स्पेलिंग में आता है। बी पहली बार कल्पना कीजिए कहाँ आएगा, बिलियन में या उससे पहले। सी करोड़ से पहले नहीं आता, है ना। डी संभवतः कहीं आता, वो 100 वगैरह में आ जाए। लेकिन अंग्रेजी भाषा में यहीं से शुरुआत होती है ना। वॉवेल्स जो है AEIOU, इनके बिना अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बनता। रेयरेस्ट है एक आधा शब्द बन जाए तो, लेकिन जो जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई शब्द बनता है वॉवेल्स के बिना। परंतु उन वॉवेल्स का पहला अक्षर ए, खुद उसको आने में कितना 1000 तक लगता है। 1000 बार अगर आप शब्दों का नाम लेंगे तो ए आएगा। इसलिए यदि आपको एनाटॉमी नहीं आती है तो, या कम आती है, तो इसमें चिंतित होने का भाव आपके चेहरों से नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि मैं अभी कुछ चेहरे देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा दर्द मैं आपको दे रहा हूँ जो बड़ा कष्टकारी लग रहा है ना। तो आप इसे कष्टकारी बिल्कुल ना माने। आप हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के ए हो, गणित में 1000वें स्थान पे आएंगे आप, है ना। और उसी फैमिली के लोग, AEIOU, ए जिस फैमिली का शब्द है, उसके बिना गणित चल ही नहीं सकती, है ना। इसलिए अपने स्थान को बिल्कुल इंतजार कीजिए अपनी पारी का आने का। हो सकता है कि जब दर्शन आएगा तो आप बिल्कुल रफ्तार में चलेंगे कि अरे ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आया। तो इंतजार करना भी बहुत जरूरी है। कई बार अपने स्थान को सुनियोजित ढंग से और सुसंस्कृत ढंग से प्रयोग करना बड़ा आवश्यक है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या क्या लिख लिया, NAB, है ना। न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल्स, ये हो गया ग्रेनुलर्स के 3 प्रकार। आगे लिखिए, एग्रेनुलर के 2 प्रकार हैं।
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स। बहुत सारे चेहरे मुझे दिखते हैं इस कक्षा में जो पिछले 2-3 बार से प्रयासरत हैं और फिर भी परीक्षाएं पास नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा संदेश उनके लिए भी एक है कि भारत का इतिहास प्रतीक्षा का इतिहास है। जब आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रतीक्षा का फल आपको बहुत शानदार मिलेगा। कभी भी अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने दीजिए, डाउनलोड करना सीखिए, उसके ऊपर लोड बढ़ाइए तो डाउन होगा, ऐसे अगर सिर्फ़ डाउन करते जाएँगे तो डाउन होते जाएँगे आप। प्रतीक्षा का इतिहास मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने प्रतीक्षा के सिद्धांत का नियमन किया है, उसे अपने जीवन में उतारा है, वो असीमित अपरिमित सफलता को स्वीकार किया है। राम की प्रतीक्षा है कि वो वापस जब अपने कर्मों को पूर्ण करके मानव योनि से मुक्त होंगे। लक्ष्मण को प्रतीक्षा है कि उनके राम जो हैं, जो उनके जीवन में हैं, उनका एक पक्ष हमेशा उनके लिए संलिप्त रहे और सर्वाधिक प्रेमी के तौर पे लक्ष्मण अपने आप को स्थापित कर पाए। उर्मिला की प्रतीक्षा है कि ये लोग जल्द से जल्द वापस आए। भरत की प्रतीक्षा भी कुछ ऐसी ही है। सीता की भी प्रतीक्षा कुछ ऐसी है, यानी जहाँ प्रतीक्षा नहीं है वहाँ पे इतिहास ही नहीं है। अतः प्रतीक्षा का इतिहास आपके रामायण में, आपके महाभारत में, आपके गौरव गाथाओं में देखने को मिलता है। थोड़ा और डिस्क्राइब करूँगा मैं इस विषय में तो बड़ी अच्छी बातें निकल के आ सकती हैं। परंतु हम विषय से इधर-उधर ना जाएँ, क्योंकि जब भी आप अपने आप को ये मान लेंगे कि आप नेगेटिविटी से भर चुके हैं, तो आपको भारतीय इतिहास की तरफ थोड़ा रुख करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आगे बढ़िए। छोटी हेडिंग डालिए न्यूट्रोफिल्स। एक-एक लाइन लिखेंगे। लिखिए न्यूट्रोफिल्स डैश करके लिखिए। बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। 3 से 4 लॉबी युक्त इसका न्यूक्लियस होता है। 3 से 4 लॉबी युक्त इसका न्यूक्लियस होता है। इसका प्रमुख कार्य इसका प्रमुख कार्य फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस माने बैक्टीरिया का भक्षण। फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस PHAGOCYTOSIS फैगोसाइटोसिस होता है बैक्टीरिया का भक्षण, बैक्टीरिया को समाप्त करना। आगे लिखिए एसिडोफिल्स डैश एसिडोफिल्स। इसे इस्नोफिल्स भी कहा जाता है। इसे इसिनोफिल्स भी कहा जाता है। इसका केंद्रक 2 लॉबी युक्त होता है। इसका केंद्रक, हाँ मीना जी लिखिए। क्या छूट गया? मीना बैरवा जी, सब पे नजर रहती है मेरी। जो लोग कक्षा में बैठे हैं ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं देख रहा हूँ, वो मुझे शक्ल से पता लग रहा है कि छूट गई। एसिडोफिल्स को इसिनोफिल भी कहते हैं। एसिडोफिल्स को इसिनोफिल्स भी कहते हैं। इसका केंद्रक 2 लॉबी युक्त होता है। 2 लॉबी युक्त होता है। यह एलर्जिक रिएक्शंस में एलर्जी रिएक्शन में तीव्रता से कार्य करता है। पैदा बोन मैरो में ही होता है। पैदा बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, आगे है बेसोफिल। बेसोफिल लिखिए बेसोफिल हिपेरीन प्रोटीन को या हिपेरीन को हिस्टामीन से हिस्टामीन से या हिस्टामीन के सापेक्ष संतुलित करता है। संतुलित करता है यानी उसे मेंटेन करके रखता है, कई बार उसे सेग्रीगेट करता है, अलग करता है, जिससे जिससे
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी कि सूजन का जो द्विगुणन होता है, सूजन उससे कई बार घटती है, सूजन ना बढ़े उस चीज को तय करता है। इसका भी जन्म इसका भी जन्म बोन मैरो में ही होता है। आगे है लिम्फोसाइट। अगला वाला है लिम्फोसाइट। लिखिए लिम्फोसाइट यह डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कणिका है। डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कणिका है। इसमें एक बड़ा गोल केंद्रक होता है। इसमें एक बड़ा गोल केंद्रक होता है। इसका कार्य इसमें एक बड़ा गोल केंद्रक होता है। इसका कार्य अंडरलाइन करके लिखिएगा, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिम्फोसाइट। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है, उसे प्रोड्यूस करना होता है। बीएम के अलावा यानी बोन मैरो के अलावा यह बोन मैरो के अलावा यह स्प्लीन में एवं टॉन्सिल में उत्पन्न हो सकती है। आगे लिखिए मोनोसाइट। अगली हेडिंग है मोनोसाइट। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कणिका है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कणिका होती है। इसका केंद्रक राजमे के दाने के समान होता है। इसका केंद्रक राजमे के दाने के जैसा दिखता है। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पचाने का कार्य यानी उसे समाप्त करने का कार्य यह करती है। पचाने का कार्य यह करती है। इसकी भी उत्पत्ति छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पचाने का कार्य यह करती है। इसकी भी उत्पत्ति सिर्फ बोन मैरो में यानी बीएम में होती है। ठीक है, आगे लिखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स लिखिए प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स रक्त का अति विशिष्ट हिस्सा है। अति विशिष्ट हिस्सा है। देखिए यह 5 से 9 दिनों तक यह 5 से 9 दिनों तक जीवित रहती है। औसतन औसतन 1.5 से लेके 4 लाख तक 4 लाख प्रति लीटर म्यू पर लीटर तक यह रक्त में होती है। आगे लिखिए रक्त में होती है। आगे लिखिए इसका प्रमुख कार्य ब्लड क्लॉट करना है। ब्लड क्लॉट करना है। ब्लड क्लॉट करना है। आगे लिखिए इसके प्रमुख प्रोटीनों में एक्टीन ACTIN एक्टीन, मायोसिन MYOSIN मायोसिन,
मायोसिन, थ्रम्बो THROMBO, थ्रम्बो, स्थेनिन STHENIN, थ्रम्बोस्थेनिन तीसरा, एवं फिब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बस इतने से। आगे लिखिए, फिब्रिन, फिब्रिन रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में योगदान देती है, योगदान देती है। यह यह फाइब्रिनोजेन तक में, फिब्रिन से फाइब्रिनोजेन तक में परिवर्तित होके रक्त को, रक्त को बाइंड कर लेती है या रोक लेती है, रक्त को रोक देती है, यानी उसका थक्का जम जाता है, रक्त को जमा देती है। ऑक्सीजन इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑक्सीजन इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी फिब्रिन में जैसे ही ऑक्सीजन संपर्क में आता है तुरंत वो चेंज होना शुरू हो जाता है। मायोफिब्रिल से होते हुए फाइब्रिनोजेन तक की यात्रा होती है और उसके बाद फिर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। और जैसे ही क्लॉट होता है फिर धीरे धीरे जो खून बाहर बह रहा था वो रुक जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन बाहर से यदि हमारे शरीर में मिले तो कष्ट का कारक बन जाएगी, क्योंकि वो ब्लड को क्लॉट कर देगी। यदि किसी व्यक्ति को मारना है तो खाली इंजेक्शन जो है उसमें हवा भरिए और उसे ब्लड के अंदर, वेसल्स के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही अगर आपने खाली इंजेक्शन भेज दिए, अब बिना, मतलब उसमें सिर्फ हवा भरा और हवा भर के चला गया शरीर के अंदर, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे भी टिक पाए तो बड़ी बात है। आधे घंटे के अंदर वो उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। इसलिए कभी भी इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो इस बात का डॉक्टर ध्यान रखे ना रखे, आप जरूर ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल मुहाने तक ला के, ऐसे लाते हैं ना, बिल्कुल लेके और फिर मुहाने तक ला के चेक करता है कि बिल्कुल बूंद बूंद निकल गई कि नहीं। एक आध बूंद बाहर निकल जाती है, जो भी लिक्विड भरा रहता है, जो भी दवा रहती है। अगर वो लिक्विड बाहर नहीं निकला, थोड़ी भी हवा अगर बाकी रह गई तो फिर आपका काम तमाम। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, हवा नहीं जानी चाहिए अंदर। और यही हवा हम नाक से अगर भेजें तो वो क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, हीमोग्लोबिन उसमें सपोर्ट कर जाता है। और यदि किसी का हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कम जाएगा। ऑक्सीजन कम जाएगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगा कम। ऑक्सीजन मिलेगा कम तो माइटोकॉन्ड्रिया काम कम करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगी तो ऊर्जा ही नहीं बनेगी, यानी एटीपी ही नहीं बनेगा। एटीपी कम बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हर आधे आधे घंटे पे चक्कर आना शुरू हो जाएगा और चिड़चिड़ापन बना रहेगा। तो जो भी पुरुष बड़े पतले होते हैं बिल्कुल डंडे के जैसे, या जो भी महिलाएं बहुत पतली होती हैं बिल्कुल डंडे के जैसे, वो चिड़चिड़ी बहुत होती है। उनको लगता है कि ताकत बहुत है शरीर में, पुरुषों को भी या महिलाओं को भी, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो चिड़चिड़े स्वभाव के कारण से रहते हैं, क्योंकि वो बेचारे हीमोग्लोबिन से परेशान है। उनको पता नहीं इस बात का कि असल में वो हीमोग्लोबिन का चक्कर है, वो परेशान ज्यादा है उससे। लेकिन उन्हें ये लगेगा कि वो अखिल ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की खासियत ये है। तो सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए ताकि ऑक्सीजन शरीर में व्यापक मात्रा में जाए। प्राणायाम कराया जाए और प्राणायाम से ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन से कोशिकाओं को ऊर्जा मिले और फिर एटीपी उसी हिसाब से निकले। क्योंकि ऊर्जा जो है वो गुस्से से नहीं निकलनी चाहिए, है ना, वो सामान्य रूप से अगर निकले किसी सकारात्मक दिशा में। तो ये जो पॉइंट मैंने आज आपको समझाया, इसी के साथ रक्त नाम का दूसरा या तीसरा टॉपिक हमारा संपूर्ण हुआ। ओम तत्सत। अब अगला टॉपिक जो शुरू होगा वो है अस्थियां, जो कि इसी कनेक्टिव टिश्यू के अध्ययन में दूसरा हिस्सा
माना जाता है। अस्थियां कुल 206 होती हैं गिनती में, लेकिन मेजर तौर से 17-18 नाम होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। जैसे अगर आप स्पाइन याद करते हैं, सर्वाइकल अगर आप नाम याद करते हैं, तो आपने 7 हड्डियों को कंप्लीट कर लिया। थोरेसिक करते हैं तो ऐसे ही 12 कंप्लीट हो जाएंगे। लंबर करेंगे तो 5 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 3 का नाम कंप्लीट किया और 24 आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो ऐसे ही सारा का सारा, जैसे फेलेंजियस आपने याद किया तो मुझे लगता है 16 दूनी 32 याद हो जाएंगे। ऐसे ही करके 14 दूनी 28, मेटाटॉर्सल्स, टॉर्सल्स, फेलेंजियस, ऐसे करके बड़े बड़े नाम बहुत जल्दी जल्दी आप लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है। तो कुल 20 नाम अगर आप मोटा मोटी देखें, 20 नाम याद कर लेंगे तो 206 अस्थियां आपको विद इन मिनट याद हो जानी चाहिए। और ये अस्थियों के नाम, अगर आप योग के टीचर हैं और अस्थियों का नाम आपको नहीं पता है तो आप बाकी चीजें बाद में, अस्थियों का नाम पहले याद कीजिए। मेरे एक बड़े अच्छे जानने वाले योग के अध्यापक हैं, तो वो टाइफाइड नाम का एक रोग उनके क्लाइंट को हो गया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बताइए टाइफाइड हुआ है। तो मैंने उनको ये गले में लगा के, क्या बोलते हैं उसे, प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम मैंने करा दिया। तो मैं अब मैं मतलब जनरली जो है वो इतना नहीं सोच पाया कि ये एरर कुछ होगा। मैंने सामान्य सोचा कि अच्छा जनरल, फिर मैं अपने ही ज्ञान पे इस बात की तरफ सोचने लगा कि उज्जाई का क्या उपयोग हो सकता है टाइफाइड में। और वो बड़ा बल दे रहे थे इस बात पे कि नहीं नहीं बहुत शानदार कराया मैंने और उसका बड़ा अच्छा असर देखने को मिला है टाइफाइड पे। मैंने बोला कितना रहता है बुखार, कितना मतलब क्या टेम्परेचर कहाँ तक रहता है? बोले टाइफाइड में कहाँ टेम्परेचर रहता है। मैंने बोला क्यों, टेम्परेचर कहाँ गया टाइफाइड में टेम्परेचर? बोले नहीं नहीं भाई साहब, ये तो एक ग्रंथि का रोग है जो होता है। मैंने बोला प्रभु वो थायराइड होता है। थायराइड में और टाइफाइड में डिफरेंस वो करना भूल गए। उनको लगा कि ये दोनों एक ही नाम है और इन्हीं एक ही नामों पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो योग अध्यापकों से होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बड़ा फनी लगता है कि थायराइड में, और बाद में मेरे को अपने ऊपर इतनी हंसी आई कि ये व्यक्ति ये बता रहा था कि मैं उज्जाई कराता हूँ, तो मैं यही मिलाने में सोचने में लगा हुआ था कि ये टाइफाइड में उज्जाई का क्या योगदान है। क्योंकि मैं फिर एडवांस सारा वो हिपैटिक तक पहुंच गया था, सारी वेन्स तक की सिस्टम काम कैसे कर रहा होगा, आखिर थायराइड का सिस्टम टाइफाइड वाला सिस्टम कैसे कैसे मैच कर रहा है इस प्राणायाम से। तो कई बार ऐसा होता है कि गलतियां हो जाती हैं। आपको हर एक अस्थियों का नाम उसके बचपने के नाम से नहीं याद होना चाहिए। जैसे ये क्या है बेटा, तो नोज, ये क्या है बेटा, ईयर, ये क्या है, आईज। ये पैदा हुआ बच्चा जो बोलना सीखता है वो बताना शुरू कर देता है। आपसे पूछे व्हाट इज दिस, तो इसका नाम होना चाहिए कि ये क्या चीज है, क्या चीज है ये। खत्म कहानी। नहीं पता। नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ पे पीछे, ये सेप्टम का हिस्सा है। ये क्या है, ये क्या है, कान के 3 हिस्से हैं। कान को मैं देखता हूँ कई सारी महिलाएं जो हैं वो पूरा ऊपर तक नीचे से छेदना शुरू करती हैं, पूरे कान को छेद देती हैं। यहाँ से फिर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर मैं बोला भगवान, क्या तीनों अस्थियां जो थी बेचारी स्टेपिस मीलियस, खत्म कहानी उनकी। उसे छेद रखा, छोटी छोटी अस्थियां हैं उसे भी छेद के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि आपकी कौन सी, यहाँ पे कौन अस्थि है, यहाँ कौन अस्थि है, यहाँ कौन अस्थि है, इसे क्या बोलते हैं, स्कोटर को क्या बोलते हैं, आंसू निकलता है उसे क्या बोलते हैं, है ना। सारी चीजें, इन सारे नामों को आपको याद करना होगा। मस्तिष्क में कितनी अस्थियां हैं, तो आगे का हिस्सा इस पे है। अस्थियों में कुछ बातें और भी, ये तो हो गई नाम की बात जो आपको इन जनरल याद होना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो अस्थियों का है वो ये कि किन कोशिकाओं से अस्थियां बनती हैं कि इतनी हार्ड रिजिड हो जाती हैं। फिर कोशिका में अस्थियों का निर्माण किस विधि से होता है, कैसे ये बड़ी होती जाती है और क्यों नहीं ये लगातार आजीवन बढ़ती हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो 6 फीट का होगा, बस उसके पार वो नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता कि वो 6, 12, 15, 20, 25 तक पहुंच जाता है, और वो अस्थियां ऐसे क्यों नहीं बढ़ती हैं? और यदि बढ़ जाती हैं तो इस रोग को क्या कहते हैं, इसे डिजीज के हिस्से में क्यों मान लिया जाता है? क्यों ऐसा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी में अस्थियां कमजोर हो जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि कैल्शियम का जब अतिशय मात्रा में सेवन किया जाए तो भी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं बियॉन्ड ऑफ बढ़ने के, ताकतवर होने के? और ऐसी क्या परिस्थिति है कि कैल्शियम की दवाएं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने को बोला जाता है,
वैसे तो कैल्शियम सुबह शाम चलती है, लेकिन कुछ ऐसी दवाएं होती है कैल्शियम की जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है, वो 2 बार 3 बार नहीं। और सारा का सारा जो ये ऑस्टियो ऑस्टियोलॉजी है, यानी अस्थि विज्ञान है, अस्थि तंत्र है, पूरा सिस्टम स्केलेटल का सिस्टम है, इस पूरे मेडिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के प्रयोग पे ही सारी चीजें डिपेंडेंट है। जैसे नर्वस सिस्टम का डॉक्टर जब पढ़ाई करके अंतिम लेक्चर को सुन रहा होता है, तो नर्वस सिस्टम के प्रोफेसर्स ये बात बोलते हैं कि हे नर्वस सिस्टम के महा डॉक्टरों, जीवन में अगर तुमने अपने जीवन में 1,000 केस देखे और उसके 10% केस को भी यदि तुमने ठीक कर लिया, तो तुम स्वयं को सफल मानना, क्योंकि तुमसे 10% भी ठीक नहीं हो पाएगा। ये नर्वस सिस्टम, ये वो लेक्चर्स हैं जो मैंने सुना है, मैंने देखा अपने आंखों से। हमारे यहाँ जिम से कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गवर्नमेंट का, मेरी यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, और ऐसे कई सारे लेक्चर्स में देखा हूँ जहाँ पे ये शब्द बोले जाते हैं। ऑस्टियो वाले डॉक्टरों को सिर्फ उनको बोला जाता है कि आपके तरकश में कुल 3 ही 4 तीर हैं, जिससे आपको आपके पूरे जीवन की दिशा रचनी है, यानी कि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ कैल्शियम पे और कुछ 1 2 और दवाएं देते हैं, उन्हीं पे आपका सारा काम चलेगा। हड्डी टूट गई तो कोई दूसरी दवा नहीं है, कैल्शियम खिलाते रहो, वो जुड़ेगी तो खुद से ही काम, तो वो खुद से करेगी सारा काम। आपको तो 1 2 दवाएं देनी है ज्यादा से ज्यादा। और जिनका किसी का हाथ पैर टूटा होगा तो आप देखिए, आप ये बात जानते होंगे कि आपने कितनी दवाएं खाई होंगी, ज्यादा ज्यादा पेन किलर खा लेते होंगे, कैल्शियम खा लेते होंगे, इन्हीं दवाओं में आपका काम चलता है। ऐसे ही नर्वस वाले होते हैं बेचारे, वो फेलियर अप आजीवन वो निगेटिविटी में रह जाएं यदि अपने फेलियर को देखें तो। ऐसे ही आप लोग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ईमानदारी से बता दो किसने किसका कितना किलो वजन घटाया है, यदि वो व्यक्ति डाइट को निकाल दे, सिर्फ आसन करके या करा के या प्राणायाम करके या करा के, आपके रिजल्ट का रेशियो कितना है ईमानदारी से, बाकी तो क्लाइंट तो है नहीं आप, तो आप ये पाएंगे कि आपने अपने जीवन में आपका जो सक्सेस रेशियो रहा है वो 10% भी पार नहीं करा हो। किसी भी रोगी को आपने कितना ठीक किया है, क्या आप उसे परमानेंट ठीक कर पाए? नहीं। और एक भी व्यक्ति इस कक्षा में ऐसा नहीं बैठा होगा जो ये कह दे कि किसी रोगी को हमने ये कह के छोड़ दिया हो कि ये केस हम ठीक नहीं कर पाएंगे, या एक भी व्यक्ति इस कक्षा में ऐसा नहीं होगा जो ये बात कह दे कि नहीं नहीं आप अब ठीक हो चुके हैं, अब हमें ये क्लास बंद कर देनी चाहिए, अब आप जो है आप स्वतंत्र हैं, मेरे से मुक्त हैं, यानी मेरे चंगुल से मुक्त हैं। नहीं, योगा टीचर कभी ये नहीं कहता। योगा टीचर के पास अगर क्लाइंट आ गया तो करते रहो करते रहो करते, खुद ही मना करेगा वो, है कि नहीं, कि नहीं नहीं अब तो बात कहानी खत्म है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को फिजिकल टीचर के अनुरूप माना है कि आप करोगे तो आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आपने अपने आप को मेडिकल साइंस के तौर पे कभी देखा ही नहीं, इसीलिए आपको एनाटॉमी से अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। यदि प्रेम रहता तो आप एनाटॉमी के विषयों को अपने जीवन में इस प्रकार से लेते कि ये केस है किसी शहर में, जैसे मेरे शहर में नोएडा में मैं ऐसे बहुत सारे योगा अध्यापकों को जानता हूँ जिनसे केस हैंडल नहीं होता तो वो ससम्मान मेरे पास ट्रांसफर कर देते हैं कि ऐसा है ये केस आप उनके पास दिखा लीजिए, और वो केस यदि मेरे से भी हैंडल होने लायक नहीं होता तो मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं उनके पास ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्यों इसको लूं, इस केस में मेरे पास आउटपुट कुछ भी नहीं है। एक महिला है जिनके साथ ऐसा हुआ कि विवाह के 5 वर्षों बाद तक बालक की उत्पत्ति नहीं हुई, और वो ये सिस्टम जो होता है फर्टिलिटी वाला, इनवर्टो फर्टिलाइजेशन वाले आईवीएफ सेंटर में गई, और वहाँ पे गलती से, किसकी गलती से, सिस्टर जो होती है वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनकी गलती से एक डोज हाई हो गया। वो छोड़िए, रोहित सरदाना एक बड़े अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, आपको पता होगा। आप उनकी मृत्यु का कारण देखिएगा, जी न्यूज़ के बड़े शानदार पत्रकार थे। सिर्फ हुआ ये था कि रात को डॉक्टर थे नहीं ऑन ड्यूटी, और उनको एक दवा से एलर्जी थी, वो दवा उनको सूट नहीं करती थी, और जो वहाँ के स्टाफ थे उनको पता नहीं था, इनको पेन हुआ, और पेन हुआ तो वही वाली दवा पेन किलर के तौर पे लगा दी, और बेचारा मर गया। तो किसकी गलती रही? डॉक्टर की तो गलती थी नहीं, गलती किसकी रही? ये जो सिस्टर्स आती हैं, जो बहनें आती हैं, जो ये पैथोलॉजी वाले आते हैं, बेचारे कुछ नहीं है तो नर्सिंग ही कर लो, मेडिकल स्टोर तो खुल ही जाएगा, ये चले जाते हैं इंटर्नशिप पे और फिर काम का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। समझे? तो काम का बेड़ा गर्क करने वाले असिस्टेंट मत बनिए आप, कोशिश कीजिए कि काम को सुधारें,
ठीक है? कोशिश कीजिए कि रिज़ल्ट आपका सटीक निकले, यदि नहीं निकलता है तो अपने सीनियर्स का सहारा लीजिए। अकेले कितनी यात्रा करके जाएँगे आप? कहाँ तक यात्रा करके जाएँगे? ऐसे ही नेट की परीक्षा भी है। नेट की परीक्षा को क्वालीफ़ाई करने के लिए सिर्फ़ अपने अस्त्रों पे भरोसा मत रखिए, 1 घंटे के अस्त्रों पे मत अपने आप को ट्रेंड मानिए। आप जब 6 घंटे, 7 घंटे की ट्रेनिंग करेंगे तो आप अपने आप को दिव्यास्त्र मानेंगे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे उस दिशा में आगे बढ़ निकलेंगे। और ये वो बातें हैं जो मैं आपको अपने अपने बहुत सारे अनुभवों को एकत्रित करके और फिर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशासनिक और यौगिक और अध्यापन का लंबा समय मैंने बिताया। ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, आज की कक्षा को अब यहीं समाप्त करेंगे। मैंने आपका 12 मिनट थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि आपको मोटिवेट करना भी बड़ा ज़रूरी है। नहीं करूँगा तो आप बीच-बीच में डिमोटिवेट होते रहेंगे। सामान्यतया आपको मेरी कक्षाएँ जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, उनमें मुझे जनरल यूट्यूबर्स की जैसी कक्षा आपको नहीं मिलेगी। जनरल यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कक्षा को रोचक बनाने पे कार्य करते हैं कि कैसे उसे और पीपीटी शेयर करना और अन्य चीज़ें शेयर करने पे भरोसा रखते हैं। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने 1 लाख रुपए का पूरा सिस्टम लगाया अपने घर पे, कैमरा और बड़ी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, सारी चीज़ें मेरे पास। मैं चाहूँ तो उस पे आके यूट्यूबर्स की तरह पढ़ा सकूँ। लेकिन वो मुझे बड़ा मटेरियलिस्टिक लगा। वो ऐसी ही टीवी पड़ी हुई है, वो स्मार्ट टीवी जो है। आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देखेंगे तो 2-4 में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, फिर मुझे वो लगा ये मटेरियलिस्टिक है। इसमें मैं सीधे छात्रों से नहीं जुड़ पाता हूँ। इसमें क्या है कि मैं आपकी शक्लें देख रहा हूँ ना, तो मुझे ये पता चल रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझे, क्या छोड़ा आपने, तो मेरा भी ज्ञान जो है वो थोड़ा-सा शार्प हो रहा है उसमें। अब इसी में अगर आप 1-2 सवाल पूछते, ऐसा होता कि अब जैसे ये पूछने के बजाय कि सर क्या पिछले लाइन में क्या बोला था? तो मैं आपको अनम्यूट मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि आप ये कह के डिस्टर्ब ना करो। अगर आप जनरल सवाल पूछते कि सर ये ऐसा कैसे? तो हो सकता है कि इसमें मैं 4-5 और नई चीज़ें बता देता और ये ब्लड जो 2 दिन के अंदर खत्म हो गया, ये हफ्तों तक खत्म ना हो पाता। क्योंकि मेरे पास तो हफ्तों तक बचाने बताने का डेटाबेस है, आपके पास पूछने का होना चाहिए। और इसीलिए मैंने जब कक्षा शुरू की थी तो सबसे पहले उल्टे-सीधे सवाल पूछ के आपको ये बताया था कि सवाल पूछे जाने की क्षमताएँ क्या होती हैं। क्योंकि एक अच्छा छात्र बनने के लिए एक अच्छा प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। जितना शानदार प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सारा सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपको बताने की क्षमता रखता हूँ। अगर आज नहीं तो कल बताने की ज़रूर क्षमता है मेरे पास में। और यदि कल भी ना बता पाऊँ तो परसों तो मैं ज़रूर बता दूँगा। एक बार तो ऐसा हुआ भी है कि देश के बड़े विद्वान वाइस चांसलर्स के साथ में मैंने संपर्क किया और एक प्रश्न था कि कैसे योग का ही एक प्रश्न था दर्शन शास्त्र का कि कौन आगे है और कौन पीछे है, करुणा, मुदिता, उपेक्षा वाले में, कि ये पहले है कि ये पहले है। तो अलग-अलग चीज़ें थी। बहरहाल शांति पाठ करते हैं, कमर गर्दन सीधी। कोमलतापूर्वक आँखें बंद कीजिए, इस ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का भाव आने दीजिए। जितना भाव विभोर हो के आप ईश्वर को और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, आपके आसपास की शक्तियों को विरले 30 सेकंड में ही आप यदि आभार व्यक्त कर पाते हैं, तो भी आपके समस्त दिन की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी, ऐसी भावना। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासो यद्भद्रं तन्यासो ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे दोनों हाथ रब कीजिए, आंखों पे लगा लीजिए, समस्त चेहरे पे लगा लें, समस्त शरीर पे लगा लीजिए। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। वापस मुलाकात होगी कल, अस्थियों के साथ हम लोग नए परिप्रेक्ष्य में प्रवेश कर जाएंगे। किसी को कुछ कहना है तो मंच अब आपका है। मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर देता हूँ ताकि चीजें बनी रहें।